हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेव एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 9 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम उसका पार्ट 2 लेने वाले हैं। इसमें हम लोग इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला लेक्चर है मतलब लेक्चर नंबर 9 है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनका डेरिवेशन, ये सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट किया है। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो और डेप्थ में चलेंगे इस टॉपिक के। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर YDSE, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बच्चों कल हम लोगों ने YDSE में स्टडी किया कि सपोज हमने यहाँ पे दो स्लिट्स ली, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। तो ये S1 है, ये S2 है। इसके सामने एक स्क्रीन हमने रखी थी। सपोज ये स्क्रीन को हमने AB नाम दिया। तो हमने देखा था ये D जितने डिस्टेंस पे हमने रखी थी, दैट डिस्टेंस इज कैपिटल D, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिया था स्मॉल d, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे इसके सेंटर में एट पॉइंट P पे सेंट्रल ब्राइट प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों की वेव्स एट अ टाइम रीच करती है, उसकी वजह से दोनों की वेव्स एट अ टाइम रीच करती है, उसकी वजह से फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0। डेल्टा x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट प्रोड्यूस होता है, मतलब एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है, सबसे डार्क, सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ब्राइट पार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पॉइंट प्रोड्यूस होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डार्क, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ब्राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डार्क, ऐसे अल्टरनेट ब्राइट डार्क। सिमिलरली इस साइड पे भी एक डार्क प्रोड्यूस होगा, फिर ब्राइट प्रोड्यूस होगा, फिर डार्क प्रोड्यूस होगा, फिर ब्राइट प्रोड्यूस होगा। मतलब ऐसे फ्रिंजेस हमें मिलती है, डार्क ब्राइट। और सेंटर में हमें क्या मिलता है, सेंटर में लेकिन हमें ब्राइट ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वेव्स एट अ टाइम रीच कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 रहेगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट हमें मिलेगा, ब्राइट लाइट। उसके बाद डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। सिमिलरली उसके अपोजिट साइड में भी हमें सेम फ्रिंजेस मिलेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। फिर और बहुत सारे डेरिवेशंस हमने देखे। हमने देखा कि ये दो ब्राइट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सिमिलरली दो डार्क पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है वो हमने निकाला था। उसके बाद सेंट्रल ब्राइट से ये फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे होगा, सेकेंड ब्राइट कितने डिस्टेंस पे होगा, फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे होगा, सेकेंड डार्क कितने डिस्टेंस पे, इनका सबका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो एक बार मैं आपको वो फॉर्मूलेज भी बता देती हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्राइट या फिर एन ब्राइट हम लोग बोलते हैं, एन जनरल टर्म के लिए यहाँ पे वो एन की जगह पे 1 2 3 4 आप डाल सकते हो। फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, तो ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर एन ब्राइट पॉइंट क्या आया था, n इंटू कैपिटल D इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। ये फॉर्मूला था ब्राइट के लिए। सिमिलरली हमने n डार्क फ्रिंज के लिए लिया था, फॉर्मूला निकाला था, वो कितना था 2n-1 इंटू d इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय 2d। तो ये दो फॉर्मूलेस हमने डिराइव किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज d लैम्बडा डिवाइड बाय d। दोनों के लिए, डार्क के लिए भी, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव, दो सक्सेसिव डार्क या दो सक्सेसिव ब्राइट पॉइंट्स जो होते हैं, फ्रिंज जो होती है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो वो कितना था, d लैम्बडा डिवाइड बाय d। तो ऐसे हम लोग इसको, ऐसे 2-3 डेरिवेशंस हमने कल लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, तो आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम होते होते जा रही है मैक्सिमा मिनिमा पे।
इसको मैक्सिमा भी बोलते हैं, इसको मिनिमा भी बोलते हैं। वही इंटेंसिटी की बात हम लोग करने वाले हैं। इंटेंसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न और उसकी कुछ केसेस, मतलब जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस कुछ पाई होगा, तो वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, अभी हम देखने वाले रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, नहीं तो बता ही देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा आपको क्या क्या लिखना है उसमें। ठीक है, क्या क्या स्टडी करना है, तो बता देती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। When two light waves of same intensity interfere, find the resultant intensity of the waves. Discuss resultant intensity when two waves interfere in phase and out of phase. देखो, दो लाइट वेव्स हैं, दो लाइट वेव्स सेम इंटेंसिटी है उनकी, इंटरफेयर कर रही है, तो उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, जो मैंने टाइटल दिया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। इन दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब वो दोनों वेव्स इन फेज में होंगी एंड आउट ऑफ फेज में होंगी, तो उसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा वो हमें निकालना है। इन फेज मतलब उनका फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, आउट ऑफ फेज मतलब उनका फेज डिफरेंस कितना रहेगा, उसमें पाई रहेगा। ओके, तो ये दोनों के लिए हमें वो इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो सपोज बच्चों यहाँ पे हमने दो स्लिट्स ली थी, तो दोनों स्लिट्स की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें से दो वेव्स निकल रही है, उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक पॉइंट पे ये दोनों रीच कर रही है, यहाँ से एक वेव निकली। ओके, ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, हमें पता है, क्योंकि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो ये दोनों, ये एक वेव यहाँ से निकली, दूसरी वेव यहाँ से निकली। कंसीडर करते हैं ये जो पहली वेव है, सपोज दिस इज E1, ये है, इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब दोनों का जो साइन वेव का इक्वेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, राइट ना। E0 इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, हमें पता है E0 एम्पलीट्यूड है, एंड साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम पे रीच कर रही है यहाँ पे। कंसीडर करते हैं ये जो वेव है यहाँ से निकली, इन दोनों में फेज डिफरेंस कुछ तो भी पाए है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो दूसरी वेव जो है यहाँ से निकली हुई, उसका इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 5 का है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो ये दोनों वेव्स एट दिस पॉइंट पे एट अ टाइम रीच कर रही है, बट विद द फेज डिफरेंस 5 से। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अभी यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी E0 है, इसका भी E0, एम्पलीट्यूड सेम है, सिर्फ दो, एक यहाँ से निकली, तब तक इसका फेज डिफरेंस 5 जितना हो चुका था, तब ये स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनका अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। रिजल्टेंट, उसके बाद मैं इंटेंसिटी बताती हूँ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, देखो सपोज ये पॉइंट को मैंने P नाम दिया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या रहेगी, E, उसको हम E नाम देंगे। इन दोनों की एडिशन हमें करनी पड़ेगी, E1 प्लस E2, मतलब E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो 5 जितने फेज डिफरेंस है ये जा रही है। फेज डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया है क्या होता है। तो देखो, इन दोनों में से हम लोग E0 कॉमन निकाल सके, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये साइन A प्लस साइन B के जैसा लग रहा है हमें, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है देखो, दैट इज इक्वल टू टू साइन, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू E0 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए प्लस बी क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, मतलब ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा देखो बच्चों, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है? क्यों देखो, क्योंकि यहां पे ये -5/2 आएगा, बट हमें -5/2 नहीं चाहिए, हमें +5/2 चाहिए। तो ये इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। अब ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये तो चेंज नहीं होगा, ये इसको रहने दो, इसको प्लस ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी करते हैं, ताकि ये दोनों माइनस कैंसिल होंगे और 5/2 बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा। अब आगे देखो क्या करना है, E इज इक्वल टू E0 इन ब्रैकेट 2 साइन, हमारा मेन एम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, याद रखो। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, और एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिलेशन हमें पता है, बताती हूँ, नहीं पता तो मैं बता दूंगी बाद में। ओमेगा टी क्या बनेगा, 2 ओमेगा टी बनेगा। इस 2 को डायरेक्टली डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो, प्लस 5/2, ये 2 को मैंने इन दोनों को 2 ओमेगा 2 को सेपरेट किया एंड 5/2 को भी सेपरेट किया, इनटू यहाँ पे ओमेगा टी कैंसिल होगा और यहाँ पे रहेगा cos 5/2, ब्रैकेट कंप्लीट। तो E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, E0 इन ब्रैकेट यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, क्योंकि ये 2 कैंसिल होगा, ओमेगा टी प्लस 5/2 बचेगा, इनटू cos 5/2। ये हमें इक्वेशन मिला E का। ठीक है, लेकिन हमारा मेन एम E का इक्वेशन नहीं है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन नहीं है, मेन एम है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो हमें पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या रिलेशन है देखो। अब यहाँ पे ये जो वेव हमें मिली है, ये सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स का इक्वेशन हमें मिला है, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखो कैसे, E इज इक्वल टू ये जो cos 5/2 इसको पहले लिखो, 2 को बाहर निकाल लो, 2 इंटू E0 cos 5/2 हम लोग लिखेंगे, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो देखो बच्चों, हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में स्टडी किया था कि इसमें ये जो होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, राइट ना, उसमें हमने स्टडी किया था। आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैं बता देती हूँ फिर भी। ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये बाकी की वेव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब वेव जैसे जा रही है ऐसे जा रही है, राइट। तो ये रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगी तो ये उसका एम्पलीट्यूड रहेगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम ये पहला इक्वेशन यूज करते हैं, एंड ये रिमेनिंग जो इक्वेशन होता है दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव का इक्वेशन होता है। ऑलरेडी इसके ऊपर एमसीक्यू भी हमने दिया था कि सुपरपोजिशन वेव का इक्वेशन कौन सा है। यहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें जो ये पहला इक्वेशन होता है ये होता है एम्पलीट्यूड के लिए। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है वो पहले हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि देखो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो पहले हमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे का इक्वेशन आपको बताती हूँ।
ये पूरा कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो। तो देखो बच्चों, जो ई का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, पहले वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2E0 cos phi/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस phi/2। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज, क्या रहेगा एम्पलीट्यूड इसका? A इज इक्वल टू 2E0 इंटू कॉस phi/2, ये इसका एम्पलीट्यूड रहेगा। और हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पॉइंट P था, यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया था, जो दो सोर्स से आने वाली वेव्स थी, दो स्लिट से आने वाली वेव थी, यहाँ पे रीच करी थी, यहाँ P पॉइंट पे। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी? इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहेगा। तो ये आई ऑफ P अगर हमने देखा, सपोज दिस इज द आई ऑफ P, तो ये क्या है? A स्क्वायर है। इसका मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला है इसका स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आई ऑफ P इज इक्वल टू क्या रहेगा? दैट इज 2E0 cos phi/2 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या रहेगी? ये पूरे इक्वेशन का स्क्वायर बनेगी। तो इसको स्क्वायर करने के बाद देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये E0 भी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, याद रखो, क्योंकि आगे जाके इसको मैं यूज करने वाली हूँ। तो ये भी एक एम्पलीट्यूड ही है, बट ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये लिया है, ठीक है। बट E0 भी यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड हमने लिया था। देखो मैंने आपको बोला था E0 इज द एम्पलीट्यूड, फिर E0 साइन ओमेगा टी हमने लिया था, E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो E0 भी यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड, मतलब एक पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IP इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? 2 स्क्वायर मतलब 4 E0 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर phi/2। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? E0 क्या है? एम्पलीट्यूड है। अगर मैंने E0 का स्क्वायर किया तो वो क्या बनेगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ E0 भी क्या है? एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर किया तो ये भी क्या बन गई? इंटेंसिटी बन गई I0। ये E0 है तो इसको मैंने I0 कहा। इसका मतलब इसकी जगह पे, इस E0 की जगह पे हम लोग I0 लिख सकते हैं। सो IP इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर phi/2। तो देखो ये हमें फॉर्मूला मिला इंटेंसिटी का। तो इसका मतलब 4I0 तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेव का फेज डिफरेंस रहेगा उस फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। अगर ये एंगल चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? देखो, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज की हम लोग बात करते हैं। केस 1 लेते हैं। सपोज ये दोनों वेव्स इन फेज में हैं। इन फेज मतलब क्या? कि दोनों का जो एंगल है फाई वो कितना है? 0 है। मतलब क्या? कि एक वेव यहां से स्टार्ट हुई, सिमिलरली दूसरी वेव भी सेम वे से स्टार्ट हुई। मतलब जब इसका क्रेस्ट चल रहा है इसका भी क्रेस्ट, इसका ट्रफ चल रहा है इसका भी ट्रफ, दोनों में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, 0 फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 आएगा। तो IP हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 2। तो कॉस क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब ये 0 मिलेगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब हमें IP कितना मिलेगा? 4I0 मिलेगा। तो जब दोनों वेव्स इन फेज में रहेगी तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम हियर, मतलब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। मतलब वहां पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। जब दोनों इन फेज में होगी तब की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर केस 2 हम लोग लेते हैं। केस 2, अगर ये फाई आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है मतलब पाई जितना डिफरेंस दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या? पाई जितना डिफरेंस मतलब जब ये वेव का 0 क्रेस्ट चल रहा है तब ये वेव का ट्रफ चल रहा होगा। मतलब ये 0 से स्टार्ट हुई है, ये पाई से स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्रेस्ट के वहां पे पाई होता है। तो इसका 0 चल रहा है तो इसका पाई चल रहा है। सिमिलरली इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ चल रहा है तो इसका क्रेस्ट।
ऐसे दोनों को हम आउट ऑफ फेज बोलते हैं। तो ये दोनों आउट ऑफ फेज है, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 माइनस पाई माइनस 0, मतलब पाई का आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस फाई की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। तो आईपी हमें क्या मिलेगा, देखो 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है, 90। 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये 0 मिला, तो आईपी हमें क्या मिलेगा, आईपी हमें 0 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है डार्क स्पॉट, मतलब डार्क फ्रिंज। तो जब ये दोनों वेव्स S1 से S2 से निकलने वाली वेव्स अगर आउट ऑफ फेज में होगी तो हमें इंटेंसिटी वहां पे 0 मिलेगी। जब ये दोनों इन फेज में होगी तो इंटेंसिटी हमें वहां पे मैक्सिमम मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना। कैसे डिराइव किया मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, उसको ठीक से नोट डाउन करो। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फेज में रहा तो क्या, आउट ऑफ फेज में रहा, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और वैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इंटेंसिटी का रिलेशन। ऐसे ही एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन आ सकता है, बोलो मुझे, देखते हैं एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन आएगा। तो देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, जो दो स्लिट से आ रही है उन दोनों के एम्पलीट्यूड में अगर डिफरेंस रहा तो क्या होगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, देखो, हाउ विल इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज इफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम टू स्लिट्स आर डिफरेंट। मतलब देखो, कंसीडर करते हैं, सपोज वापिस दो स्लिट्स लेते हैं, ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, S1 S2। ये दोनों एट अ टाइम एक पॉइंट पे रीच कर रही है, यहाँ सपोज P पॉइंट पे रीच कर रही है, राइट ना। सो जब वहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी, हमें पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने स्टडी किया है, ये दोनों वेव्स यहाँ पे ऐसे पास हो रही है, एक पॉइंट पे जा रही है, वापिस ये दूसरी वेव यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे जा रही है। अब जब ये दोनों यहाँ पे जा रही है तो दोनों का ट्रफ यहाँ पे एट अ टाइम रीच हो रहा है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो जब ये दोनों वेव का क्रेस्ट यहाँ पे आएगा, दोनों का क्रेस्ट आ रहा है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड, सपोज इसका 1 है और इसका 1 है, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 + 1 ये दोनों का मिला के 2 जितना एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन देता है। हमें पता है ऑलरेडी, हमने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में स्टडी किया है। मतलब अगर दोनों वेव इन फेज में है तो जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसको हमने A से डिनोट किया था। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलता है वो कितना होता है, A1 + A2, मतलब दोनों वेव का मिला के हमें एम्पलीट्यूड मिलता है। और अगर इन केस एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या होता है, ये वेव, ये पार्टिकल ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो वही के वही होता है। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 - A2। तो अगर कंसीडर करो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब 1 1 है, तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट ना। सॉरी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो 2 मिलेगा। अगर क्रेस्ट जा रही है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही है, लेकिन एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ जा रहा है, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इन्होंने क्या पूछा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो क्या होगा। सोचो, अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एक का एम्पलीट्यूड 1 है एंड एक का एम्पलीट्यूड 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सपोज इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा। इंटेंसिटी तो हमें मिल रही है ब्राइट पे, लेकिन यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 2 - 1, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये पूरा डार्क है क्या, नहीं, इसमें थोड़ी बहुत इंटेंसिटी आ रही है। और ये पूरा ब्राइट है क्या, नहीं, इसमें थोड़ी बहुत इंटेंसिटी कम है। मतलब ये फुल्ली ब्राइट नहीं मिल रहा। अगर दोनों का सेम होता तो हमें मैक्सिमम ब्राइट मिलता, 4 आंसर हमें यहाँ पे मिलता, ये भी 2 ये भी 2, ये 4 मिलता। लेकिन ये डिफरेंट होने की वजह से ये 3 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। मतलब ये फुल डार्क नहीं है, ये फुल ब्राइट नहीं है। तो जो फ्रिंजेस हमें दिखेगी यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट जो हमें मिलेगा वो थोड़ा बहुत कम ब्राइट मिलेगा, उससे डार्क फुल्ली डार्क नहीं मिलेगा, इसमें भी थोड़ा ब्राइटनेस रहेगा।
मतलब जो डार्क फ्रिंज मिलेगी वो फुल्ली डार्क हमें नहीं दिखेगी, थोड़ी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी। सिमिलरली फुल्ली ब्राइट हमें नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी इंटेंसिटी कम दिखेगी। मतलब जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है वहां थोड़ी कम हो जाएगी, जहां पे इंटेंसिटी कम है वहां थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, राइट ना, इसकी वजह से। एम आई क्लियर? तो यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने एम्पलीट्यूड ए लिया था, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो हमें एम्पलीट्यूड क्या लेना है, ई लेना है। तो ई रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, E10 प्लस माइनस E20 ऐसे हम लेते हैं, राइट। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को ऐड करके हमें इंटेंसिटी मिलती है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो आई का फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये दोनों का ER² मिलेगा ना, मॉड ऑफ ER² हम लोग लेते हैं। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 प्लस माइनस E20²। तो यहाँ पे हमें जब ये दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा, तो हमें ब्राइट स्पॉट तो मिलेगा लेकिन कम इंटेंसिटी वाला मिलेगा, लेकिन जो डार्क स्पॉट मिला है वो भी हमें फुल्ली डार्क नहीं मिलेगा, उसमें भी थोड़ी इंटेंसिटी ऐड रहेगी। तो ऐसे ही हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो आंसर अभी आपको समझ में आएगा क्या दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ विल इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज इफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम टू स्लिट्स आर डिफरेंट। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा, if amplitude of waves coming from slits are different such that they exhibit electric field say E10 and E20, then मतलब उनकी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फर्स्ट वेव से आने वाली E10, सेकेंड वेव से आने वाली सेकेंड स्लिट से आने वाली E20, देन एट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एम्पलीट्यूड विल बी, सेंटर पे क्या एम्पलीट्यूड होता है, दोनों की एडिशन E10 प्लस E20, क्योंकि फेज डिफरेंस वहां पे 0 है इसलिए। इंप्लाइंग इंटेंसिटी टू बी प्रोपोर्शनल टू E10 प्लस E20 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिला के हमें इंटेंसिटी मिलती है। सेकेंड पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एट सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस जहां पे हमें मिलती है, इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू E10 माइनस E20 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब जहां ब्राइट फ्रिंज होती है वहां दोनों का प्लस होता है, और जहां डार्क फ्रिंज होती है वहां दोनों का माइनस होता है, राइट। दिस मीन्स डार्क फ्रिंज विल नॉट हैव जीरो इल्यूमिनेशन। जहां पे हमें पूरा डार्क मिलना चाहिए, पूरा डार्क मतलब इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी टोटली 0, तो यहाँ पे हमें 0 इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स टोटली डार्क नहीं मिलेगा, बट विल शो डीम इल्यूमिनेशन, मतलब वहां पे थोड़ी बहुत इंटेंसिटी हमें मिलेगी। ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आया? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों, क्योंकि दोनों की एडिशन फुल होगी, दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि एक में थोड़ी बहुत इंटेंसिटी अवेलेबल है, तो डिम इल्यूमिनेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ऐसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। समझ में आया? तो ये था दो स्लिट्स का, दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमने स्टडी किया था, दो स्लिट्स का इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड दोनों में क्या रिलेशन है ये हमने देखा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू पूछा जाएगा हम लोग नहीं बोल सकते, तो डिटेल में स्टडी करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड एक्चुअल पाथ लेंथ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बाद मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक चेंज बताऊंगी, कभी कभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन सबसे पहले एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, ये एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स हमने रखा लाइट का, ठीक है, इसमें से लाइट बाहर निकल रही है, यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी है, तो ये लाइट में से डायरेक्टली सोर्स यहाँ से लाइट वेव बाहर निकल के यहाँ स्क्रीन तक जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी सोर्स के दो सेम इंटेंसिटी के सोर्सेस हमने रखे, ओके, ये एयर में से पास हो रहा है। सपोज इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, दैट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं डी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम में से ट्रैवल कर रहा है तो हम लेते हैं डी ऑफ वैक्यूम, ओके।
सपोज टी जितने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। और इस वक्त इसकी वेलोसिटी हम लोग लेंगे वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम जो रहेगी वो, क्योंकि ये डी ऑफ वैक्यूम है, ये वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम है, टी जितने टाइम में इसने यहां तक इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वेव में इसको हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सोर्स के बीच में मैंने एक ग्लास स्लैब रख दिया, राइट। इस सोर्स के बीच में मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब रख दिया। अब क्या होगा, जब ये वेव यहां से ट्रैवल करेगी तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एम आई क्लियर? उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि इसका स्पीड जो है वो स्लो होगा, उसकी वजह से वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब ये यहां से ट्रैवल करे, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, तो ये स्लो हो जाएगा। तो ये जब इतने टाइम में ये यहां तक रीच हो रहा है, लेकिन ये यहां तक रीच नहीं होगा, इतने टाइम में वो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, यहां तक रीच होने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इतने टाइम में, सेम टाइम में ये वेव यहां तक रीच हुई, तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया इतने टाइम में, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो इसका डिस्टेंस हम मान के चलते हैं डिस्टेंस ऑफ मीडियम। ओके, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ मीडियम ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। इसका डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इसको डिस्टेंस को हमने अलग नाम दे दिया। उसकी वजह से टाइम दोनों का सेम है, ये वेव इतने टाइम में यहां तक गई थी, ये वेव इतने टाइम में यहां तक ही गई है। ठीक है, इनका टाइम सेम है, तो टी में टी ही लेती हूं, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम हम लोग वेलोसिटी ऑफ मीडियम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, मत बोलो इसको, इसको ऑप्टिकल पाथ बोलो। ये एक्चुअल पाथ है विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, ये ऑप्टिकल पाथ है विथ सम ऑप्टिक्स, मतलब विथ सम मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चलते हैं n है। कंसीडर करो ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो ग्लास स्लैब की जगह पे भी कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग जनरल n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट किया है, ऐसे सोचो। और ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि इसके अंदर एक मीडियम चेंज हो गया, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, बट ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ, उसमें ये दोनों का आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो दोनों का टाइम तो सेम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे टाइम का फॉर्मूला लेना है, तो टाइम इधर जाएगा एंड वेलोसिटी इधर आएगी, राइट ना। सो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो अगर मैं एक्चुअल पाथ के लिए लूँ तो मुझे डिस्टेंस उसका ही लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम आएगा एंड वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम आएगी, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम। सिमिलरली अगर मैं इस मीडियम के लिए लूँ ये टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम ऑफ दैट मीडियम, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इन दोनों का टाइम सेम है तो ये रेशो भी सेम रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी तो डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब जितनी इतनी वेलोसिटी में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इतनी वेलोसिटी में इसने इतना, तो दोनों का रेशो तो सेम ही रहेगा, दोनों का टाइम सेम है, तो इन दोनों का रेशो सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ओके, ये समझ में आया? डायग्रामेटिकली समझो, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ मीडियम, मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है ना, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ मीडियम निकालना है।
एक्चुअल वैक्यूम में नहीं निकालना, दोनों में क्या रिलेशन आएगा वो हमें निकालना है। तो देखो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ मीडियम क्या बनेगा, ये टी को थोड़ी देर साइड में रखो, इन दोनों के बारे में सोचो। डिस्टेंस ऑफ मीडियम देखो क्या आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम में इधर शिफ्ट करती हो तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। तो ये 1 मिनट हम लोग क्या करते, पहले डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम निकाले थे, क्या रिलेशन रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम देखो क्या आएगा, ये डिस्टेंस ऑफ मीडियम एज इट इज रखो, ये वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम में इधर शिफ्ट करो, तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम इनटू ये वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम इस साइड शिफ्ट करो या फिर इसको इस साइड शिफ्ट करो, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, देखो डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये किसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू n इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। ओके तो देखो बच्चों, जो फॉर्मूला हमने अभी लर्न किया उस फॉर्मूले के ऊपर से मैं आपको 2 ही फॉर्मूलेज बताऊंगी, वो दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर से और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला स्टडी किया, डी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू डी ऑफ मीडियम, राइट। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया। तो इसी से डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया था, तो ये सोर्स से निकलने वाली जो वेव है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है, राइट। तो उस वेव को सपोज हमने t जितने टाइम पे ये वेव यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसको हमने क्या कहा, डी ऑफ वैक्यूम। अभी इसी डी ऑफ वैक्यूम को हम लोग डेल्टा एक्स डैश बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स डैश, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपको आगे जाके डेल्टा एक्स के फॉर्म में दिखेगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम किस में दिखाते हैं, डेल्टा एक्स। अभी तक हमने पाथ डिफरेंस किस में लिखा है, डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखा है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एक्स डैश के फॉर्म में लिखने वाले हैं। और वही हमने लिया था दूसरा सोर्स, जिसके वहां पे हमने क्या रखा था, एक दूसरा मीडियम रखा था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n। तो ये वेव इसमें से जब ट्रैवल करेगी उतने ही टाइम में ये वेव कहाँ तक गई थी, यहां तक गई थी। टाइम दोनों का सेम है, तो ये टाइम में ये वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ मीडियम। उसी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा एक्स डैश मतलब डी ऑफ वैक्यूम कितना होता है, दैट इज n इंटू डेल्टा एक्स, n इंटू डी ऑफ मीडियम, जिसको हमने क्या कहा है, डेल्टा एक्स। तो ये क्या है, डी ऑफ मीडियम है, एंड ये क्या है, डी ऑफ वैक्यूम है। ऐसे हमने इसको डिराइव किया। तो आगे जाके ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर आपको कोई भी पूछे व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ, तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ का मतलब हम लोगों ने डेफिनेशन स्टडी की। क्या डेफिनेशन थी कि कोई भी वेव वैक्यूम में उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना कि वो किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। समझ में आए? डेफिनेशन देखो, वापस एक बार बताती हूं मैं। ऑप्टिकल पाथ इज व्हाट, द करेस्पॉन्डिंग पाथ इन अ वैक्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द सेम टाइम एज इट टेक्स इन द गिवन मीडियम। मतलब ये पाथ इतने टाइम में यहां तक रीच किया, वही पाथ उतने ही टाइम में वैक्यूम कितना आगे तक गया, वैक्यूम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो n इंटू डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस वैक्यूम ने ट्रैवल किया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, चाहे तो लर्न कर लो, लेकिन कैसे आया वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद देखो अभी हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो
पाथ डिफरेंस। अब देखो ये दो पाथ्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना अगर मैं पूछूं तो आप तुरंत बोलोगे ये बड़ा पाथ है, उसमें से आप इसको माइनस करोगे छोटे पाथ को, और बचा हुआ ये यहाँ तक गया है तो ये बचा हुआ पाथ है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। आपने कैसे किया, ये बड़ा पाथ उसमें से इसको माइनस किया, जो बचा हुआ पाथ है वो पाथ डिफरेंस है। तो बड़ा पाथ कौन सा है, डी ऑफ वैक्यूम, जिसको हमने क्या कहा है, डेल्टा एक्स डैश। तो हम लिखेंगे डी ऑफ वैक्यूम माइनस डी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम माइनस डिस्टेंस ऑफ मीडियम। डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम कितना है, एन इंटू डेल्टा एम, डी एम हमने लिखा डेल्टा मीडियम, माइनस इंटू डी ऑफ मीडियम। तो ये दोनों डी ऑफ मीडियम सेम है तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आएगा एन माइनस वन इंटू डी। सिर्फ डी से हम लोग लिखेंगे, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ अदर मीडियम, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या बना आपका, पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस आपको याद रखना है कभी भी देखो। तो ये लाइट को यहां तक रीच करने के लिए एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ रहा है। ये लाइट एज इट इज गई, लेकिन ये लाइट को यहां तक रीच करने के लिए एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ रहा है। कितना, n-1d जितना पाथ ये लाइट ट्रेवल कर रही है। समझ में आया, क्योंकि ये धीरे धीरे जा रही है, ये बहुत फास्ट जा रही है। तो ये जब तक यहाँ तक जाती है तब तक ये यहाँ तक ही है, तो उसको एक्स्ट्रा पाथ इतना कवर करना होगा तब तक वो इसको कंप्लीट कर सकती है। ओके, तो वो एक्स्ट्रा पाथ कितना है, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, आपको याद रखना है, दिस वन इज द एक्स्ट्रा पाथ ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, जो दूसरे मीडियम में है। और इसी के आधार पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखो। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है n इंटू डेल्टा एक्स, कैसे आया मैंने आपको बताया। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है n-1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, देखो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लेट इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट अपॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। एक्सप्लेन effect of introducing a transparent plate in front of a slit upon interference pattern। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्या बोला है उन्होंने। ये है स्क्रीन, इसके आगे रखी थी हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स, ये पहली स्लिट, ये दूसरी स्लिट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन पी पॉइंट यहाँ पे बन रहा था, पी पॉइंट पे क्या था, डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, 0, क्योंकि यहां से आने वाली वेव यहां तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, ये भी यहां तक सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल कर रही थी, दोनों भी वेव्स, क्योंकि दोनों कहां से पास हो रही है, ये एयर में से। अब हम क्या करेंगे, ये S2 है, ये S1 है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक जो स्लिट है उसके आगे हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट रखी, इसके आगे हमने क्या रखी, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट रखी। अब देखो क्या होगा, अब ये वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया। ये वेव तो कितना ट्रैवल करेगी, ये तो डेल्टा एक्स जितना ट्रैवल करेगी, इतना डिस्टेंस डी मीडियम जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। बट ये वेव कितना डिस्टेंस, डी वैक्यूम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन ये वेव कितना ट्रैवल करेगी, ये n-1 इंटू ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है, सपोज ये हमने t से डिनोट किया इसका थिकनेस, तो n-1 इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस वेव को ट्रैवल करना है। तो इसमें पाथ डिफरेंस 0 रहेगा क्या अभी, क्योंकि इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसको अलग अलग टाइम लगेगा, दोनों में पाथ डिफरेंस 0 नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस 0 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो ब्राइट पॉइंट यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था ना, पी पॉइंट क्या था आपका, सेंट्रल ब्राइट था। अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट आपको कहीं और मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा, सोचो जरा। कंसीडर करते हैं यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फॉर्म हो रहा है, ऐसे अज्यूम करो, तो क्या होगा, ये वेव जो है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये वेव जो है यहाँ पे इतना डिस्टेंस चलेगी, और ये वेव को यहां से इतना डिस्टेंस आना है, इसके आगे ग्लास प्लेट भी है, इतना डिस्टेंस आना है, मतलब यहाँ पे तो भी नजदीक था, ये तो और दूर हो गया, मतलब n-1t इतना टाइम तो और एक्स्ट्रा लग ही रहा है, उससे ज्यादा टाइम इसको लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे,
ये वेव को नजदीक कौन सा तो भी पॉइंट चॉइस करेगी ये वेव, ताकि वहां पे फेज डिफरेंस 0 आए, और ये वेव बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्या होगा देखो, अगर ये वेव ने यहाँ पे हमने सपोज P डैश ये पॉइंट लिया, तो ये वेव यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसको कितना पाथ लगा एक्स्ट्रा, n-1t जितना पाथ एक्स्ट्रा लगा, n-1 इंटू t जितना पाथ एक्स्ट्रा लगा। और ये वेव को कितना पाथ एक्स्ट्रा लगा, देन परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, सपोज यहाँ से यहाँ जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो इसका जो डेल्टा L है इतना पाथ इसको एक्स्ट्रा लगा, राइट। मतलब देखो, इसको n-1t जितना पाथ एक्स्ट्रा लगा, इसको डेल्टा L जितना पाथ एक्स्ट्रा लगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को एक्स्ट्रा पाथ लग रहा है, मतलब नियरली इक्वल टू, ये दोनों इक्वल पाथ होंगे, और यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट कहाँ पे फॉर्म होगा, P से थोड़ा दूर ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ये प्लेट हमने यहाँ पे रखी तो ये यहाँ पे फॉर्म होगा सेंट्रल ब्राइट, लेकिन प्लेट अगर हमने फर्स्ट स्लिट के आगे रखी है तो पॉइंट ऊपर फॉर्म होगा, क्योंकि उसको नजदीक कौन सा पॉइंट है वो चॉइस करेगी, और इसको दूर कौन सा रहे वो चॉइस करेगी, ताकि वहां पे फेज डिफरेंस 0 हो और हमें सेंट्रल ब्राइट मिले। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल ब्राइट मिलता है तो देखो, तो बाकी का पैटर्न कहाँ पे फॉर्म होगा, बस उसी तरह से इसके ऊपर सेंट्रल ब्राइट के बाद आएगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और इसके नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्टरनेट डार्क, ब्राइट। मतलब पैटर्न वैसा के वैसा ही शिफ्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे फॉर्म हो रहा था इंटरफेरेंस पैटर्न, पी के ऊपर एंड नीचे सेंट्रल ब्राइट डार्क पैटर्न फॉर्म हो रहा था, फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे थे। अब क्या होगा, ये पी जो है सेंट्रल ब्राइट ऊपर शिफ्ट होगा और पैटर्न वहां पे फॉर्म होगा। बस इतना डिफरेंस रहेगा, बाकी एज इट इज इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। ओके, तो ये है इसका आंसर। आपके बुक में उन्होंने लिख के दिया है आंसर, फिर भी अगर चाहे तो मैं आपको बताती हूँ क्या है आंसर। देखो इसका आंसर क्या है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लेट इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट अपॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, इफ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस T and diffractive index n is introduced front of slit S1, then the optical path traveled by the wave along S1Q is higher than that traveled by the wave along S1Q in absence of the plate by n-1t। n-1t जितना एक्स्ट्रा पाथ वो ट्रेवल करेगी, ऑलरेडी हमने देखा n-1t कैसे आया। तो सेकेंड पॉइंट आएगा, अब मिड पॉइंट मतलब जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, P डैश पे, वही हमें सेकेंड पॉइंट में लिखना है। दस द ऑप्टिकल पाथ लेंथ्स एंड देयरफॉर द फेजेस ऑफ द रेज रीचिंग द मिड पॉइंट P डैश फ्रॉम द S1 and S2 will not be unequal. The path lengths will be equal at point different than P dash, and so the bright fringes will not be occur at P dash, but at different points where the two optical path lengths are equal. अलग पॉइंट पे फॉर्म होगी और वहां से फिर अपोजिट फ्रिंजेस फॉर्म होगी। The dark and bright fringes will be situated symmetrically on both sides of this central fringe. Thus the whole interference pattern will shift in one direction. पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बराबर है ना। सेंट्रल ब्राइट पॉइंट कहीं दूसरी जगह बनेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर रहेगा इस पॉइंट का। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन है देखो बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल है। देखो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन when white light is incident on the slit, but one slit is covered with a red filter and others with a violet filter? Give reason for your answer. देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, व्हाइट लाइट ही फॉर्म किया, मतलब यहां से व्हाइट लाइट पास किया, व्हाइट लाइट पास किया, लेकिन ये व्हाइट लाइट दोनों में से पास हुआ, लेकिन इसको रेड कलर से एंड इसको वॉयलेट कलर से कवर किया। तो क्या होगा, रेड कलर की वेवलेंथ अलग है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ अलग है।
तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये जो वेवलेंथ्स है वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। अब देखो y इज इक्वल टू, सपोज हम ब्राइट लेते हैं या फिर NB ये फॉर्मूला लेते हैं। ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू डी लैम्बडा डिवाइड बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, मतलब लैम्बडा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, वेवलेंथ कम तो डिस्टेंस कम। तो वॉयलेट कलर जो है उसका वेवलेंथ कम है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये कहीं दूर फॉर्म होगा, इसका y ज्यादा रहेगा, रेड कलर का y ज्यादा रहेगा, वॉयलेट कलर का y कम रहेगा। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर फॉर्म हुआ तो उसके बाद रेड कलर का फॉर्म होगा, फिर वॉयलेट कलर का फॉर्म होगा, रेड कलर का, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में रेड एंड वॉयलेट कलर की फ्रिंजेस हमें दिखेगी, कलर बैंड्स हमें दिखेगी, विल सीन ऑन द स्क्रीन, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, अपॉन कवरिंग अ स्लिट, एक मिनट, आंसर देखो बच्चों, अपॉन कवरिंग अ स्लिट विथ 2 different colored filters, light emerging out of the 2 slits will not be monochromatic। अब मोनोक्रोमेटिक है क्या, सिंगल कलर का लाइट है क्या, सिंगल वेवलेंथ का है क्या, नो, रेड की अलग वेवलेंथ है, वॉयलेट की अलग वेवलेंथ है। फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इट इज इसेंशियल टू हैव मोनोक्रोमेटिक लाइट। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होना बहुत इसेंशियल है, जैसे कि हमने कंडीशंस में देखा था। हेंस इंटरफेरेंस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बट रेड एंड वॉयलेट कलर बैंड्स विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमें नहीं मिलेगा ब्राइट डार्क, लेकिन रेड एंड वॉयलेट कलर की कलर बैंड्स हमें मिलेगी। ठीक है, यह है आंसर आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था ये भी। ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व ओवर अ थीन फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। मतलब अगर वाटर के ऊपर हमने एक ऑयल की थीन फिल्म डाली तो उसके ऊपर ऐसे कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, मल्टीपल कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये तो आपको पता होगा कि ऑयल के 2 लेयर्स होते हैं, 2 फिल्म्स होती है, एक अपर लेयर होता है, एक लोअर लेयर होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। तो कैसे फॉर्म होगा देखो मैं बताती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वाटर है और वाटर के ऊपर ये ऑयल, हमने ऑयल की थीन फिल्म फ्लोट की है। ठीक है, और यहाँ पे एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 आएगा, इसका N2 आएगा, इसका N3 आएगा। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की। अब क्या होगा देखो, ये लाइट हमने यहाँ पे कुछ एंगल पे इंसिडेंट किया, θ1 जितने एंगल पे इंसिडेंट किया, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट का कुछ पार्ट ये फर्स्ट लेयर जो है उससे रिफ्लेक्ट होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पूरा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, और कुछ लाइट अंदर चला गया। तो यहाँ अंदर जाने के बाद वापस वो सेकेंड लेयर तक जाएगा एंड सेकेंड लेयर से वापस वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा रिमेनिंग लाइट को। तो अभी देखो ये लाइट पहले रिफ्लेक्ट हुआ है, ये बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में इतना पाथ डिफरेंस रहेगा, इन दोनों में इतना पाथ डिफरेंस है। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये एक्स्ट्रा पाथ है इस रे का, तो इसकी वजह से ये दोनों रेज जो है वो इंटरफेयर होंगे और इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म होगी। मतलब ये सिर्फ एक लाइट, इंसिडेंट लाइट का हमने सोचा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट लाइट यहाँ पे है, हर एक का एंगल अलग अलग है और हर एक के एंगल की वजह से हर एक का रिफ्लेक्शन अलग अलग रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी वेव्स ऐसे एक दूसरे को कोइंसाइड होगी और कोइंसाइड होने की वजह से मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म होंगे एंड उसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। आया समझ में? ये रीजन है बिहाइंड दैट multiple colors which are observed over a thin film of oil floating on a water. ओके, समझ में? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे देखो।
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, द मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व ओवर अ थिन ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द फिल्म। इसकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको दो सरफेसेस दिखाए, तो दोनों का जो रिफ्लेक्शन होगा उन दोनों का लाइट इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस वेव करेगी, तो उसकी वजह से वहां पे हमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑन द फिल्म दैट इज बीइंग व्यूड एज शोन इन फिगर। मतलब कौन सा पाथ डिफरेंस, ये पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितने एंगल से वो फॉल हुआ, वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये θ1 जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट आएगा, द इंसिडेंट वेव गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस। पहले ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करेगा एज शोन बाय रे AE, जो कि ये AE रे से शो किया है। द रेस्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड ट्रेवल अलोंग AB, मतलब ये बाकी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगा दूसरे मीडियम में, मतलब ऑयल में। एट B इट अगेन गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, बचा हुआ लाइट वापस B पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा एंड ट्रेवल अलोंग B से। एंड देन एट C इट रिफ्रैक्ट्स इनटू एयर, वापस वो ऑयल में ट्रैवल करेगा, ऑयल में से वापस एयर में जाएगा एंड ट्रैवल्स अलोंग CF, उस पाथ को हमने CF नाम दिया है। तो दो पैरेलल रेज हमें मिले, जैसे मैंने रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिखाए, उनको नाम दिया है AE एंड CF। हैव अ फेज डिफरेंस ड्यू टू देयर डिफरेंट पाथ लेंथ्स, उनकी पाथ लेंथ्स की वजह से दोनों में फेज डिफरेंस आएगा इन डिफरेंट मीडिया। तो ये जो फेज डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि θ1 हमने देखा, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द टॉप सरफेस विच इज एंगल ऑफ वेविंग, एंड ऑल्सो ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट हमने उसके ऊपर फॉल किया उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द थिन फिल्म डिपेंड्स ऑन इट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों रेज जो है, द टू रेज AE एंड CF इंटरफेयर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ वीविंग। हेंस one sees different color when the film is viewed at different angles। तो ये जो दो रेज है, ऐसे बहुत सारे रेज होते हैं, तो ये एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रोड्यूस होगा, मतलब कहीं ब्राइट, कभी ब्राइट लाइट, कभी डार्क लाइट, तो उसकी वजह से हमें अलग अलग वेवलेंथ का लाइट दिखेगा, और उसकी वजह से अलग अलग वेवलेंथ की वजह से अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो ये मेन रीजन है बिहाइंड दैट। तो देखो बच्चों, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज में पूछे हैं, बुक में पूछे हैं, सभी क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कवर किए हैं। अभी बचा है बस न्यूमेरिकल्स ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी। अभी फिलहाल तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको समझ में नहीं आता है तो बार बार देखो, बार बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।